हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझेंगे कि जो इसकी लाइन्स है वो क्या बता रही हैं, विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। और पर्टिकुलरली आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इस चैप्टर का केवल ये वाला कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में पहले क्या है, इंट्रोडक्शन है, जो क्या है, इन द चैप्टर 6 एंड 8 ऑफ 11th द नोशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वाज इंट्रोड्यूस्ड। उस समय पर क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया गया था। ठीक, 6 चैप्टर में, 11th के 6 और 8 चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें बताया गया था। उसमें क्या बताया गया था? उसमें बताया था कि व्हेन एन एक्शनल फोर्स डज वर्क इन टेकिंग ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट अगेंस्ट ए फोर्स, वो फोर्स कौन सा हो सकता है? स्प्रिंग फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। डेट वर्क, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। डेट वर्क गेट्स स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये लाइन ये कह रही है कि आपके पास यदि कोई स्प्रिंग है या ग्रेविटी, मान लीजिए ग्रेविटी है, ठीक है, तो ग्रेविटी है तो एक बॉडी है। उस बॉडी को अगर आप उठा के एक्शनल फोर्स की हेल्प से उठा के आप क्या करें, ऊपर कहीं पर रख दें, ठीक है, तो क्या होगा? तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क करना पड़ेगा, वही जो वर्क है, वही वर्क क्या हो जाता है? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आपने जो वर्क किया, कार्य किया, वो कहाँ गया? डेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? पीई। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो आप वर्क किसके अगेंस्ट कर सकते हैं? स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट हम कर सकते हैं, हमने पढ़ा था 11th में। और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। और भी फोर्सेस हो सकते हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक, तो उसके अंदर क्या हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाती है। जैसे आप एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को भी यदि अगर वो ऐसे है तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक है, नेचुरल पोजीशन पे है। लेकिन आपने क्या किया, इसे दबा के बिल्कुल छोटा कर दिया, तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगी? कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इस समय ज़ीरो नहीं होगी। ठीक, चलिए ठीक है। फिर लिखा है कि व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, जब वो एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। अब वो एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगा रखा था ऐसे, उसे हटा दिया। ठीक, तो गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी एंड लूजिंग द इक्वल अमाउंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कह रहा है कि आप जो उस समय बॉडी है, जैसे आपने छोड़ा, तो ये मान लीजिए इससे एक मास कनेक्टेड है, तो वो मास क्या करेगा? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा, मतलब इसके अंदर एक मोशन आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी उस समय बढ़ने लगेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी होगी वो कम होने लगेगी। ऐसा ही इसके साथ भी, अगर ये बॉडी नीचे गिरने लगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ने लगेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो कम होने लगेगी। ठीक है, यही चीज़ बताई जा रही है। बट क्या होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा, जो कि मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। लिखा ना, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब सेम रहेगा। ठीक, तो जैसे मान लीजिए पहले पोटेंशियल एनर्जी आपने पूरा मैक्सिमम कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें 10 है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है। जैसे स्प्रिंग दबा हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, तो अब भी एनर्जी कितनी है? 10 है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी उस समय कितनी होगी? मान लीजिए 8 हो गई, तो अभी भी दोनों का सम क्या है? कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी और बढ़ के कितनी हो गई? 4 हो गई, तो इसे 4 हो जाना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी 8 से घट के कितनी हो गई? 4 हो गई, तो 4 नहीं 6 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनका सम कैसा होना चाहिए? कंजर्व्ड या सेम होना चाहिए। कंजर्व्ड मतलब सेम होना चाहिए। ठीक, चलिए ठीक है। फिर क्या लिखा था? फोर्स ऑफ दिस काइंड, अगर ऐसा फोर्स है जिसमें सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, या मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, इसके सम को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। वो कंजर्व्ड है, तो
वो जो फोर्स है जिनके अगेंस्ट आप वर्क कर रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा था, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा था। जब आप इधर, ये तो आपका एक्सटर्नल फोर्स था और इधर क्या था, स्प्रिंग फोर्स था। ठीक है, ये चीज़ थी। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था आप ऊपर उसके अगेंस्ट। तो जिस फोर्स के अगेंस्ट आपने वर्क किया, वर्क करके पोटेंशियल एनर्जी बनाई, तो उस तरीके के फोर्सेस को क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। अभी आगे चल के आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही वैलिड है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जो स्प्रिंग फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है आर द एग्जाम्पल ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो स्प्रिंग फोर्स होते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्यों है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम समान है, एक जैसा है, कंजर्व्ड है। ठीक, चलिए अब हम अपना जो चैप्टर है, क्योंकि जो चैप्टर है वो चार्जेस से रिलेटेड है ना, और कूलॉम लॉ से रिलेटेड है, तो वो देखते हैं कि इसमें क्या है। तो क्या कहते हैं, कूलॉम फोर्स बिटवीन द टू स्टेशनरी चार्जेस लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कह रहे हैं कि जो कूलॉम फोर्स है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो मासेस के बीच में, और दोनों ही कैसे हैं, कंजर्व्ड फोर्सेस हैं। ठीक, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सिंस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस। क्योंकि दोनों ही फोर्सेस, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो होता है G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, और अगर हम कूलॉम फोर्स की बात करें तो वो होता है Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दोनों कंजर्वेटिव हैं, दोनों की अगर फॉर्म भी देखें तो वो एक जैसी है। ठीक, ओके, बस डिफरेंस क्या है, तो लिखा है डिफर मेनली इन द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पर जी है। ठीक, तो ये इन दोनों से ये क्या हो जा रहा है, ये डिफर हो जा रहा है। ठीक है, इतनी बात, चलिए ठीक है। फिर आगे क्या है कि this like the potential energy of the mass, a mass is the gravitational field. This thus like the potential energy of a mass in a gravitational field, we can define the electrostatic potential energy of a charge in the electrostatic field. जैसे कि हम किसी मास की पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर मैंने आपको बताया, किसी मास की हम पोटेंशियल एनर्जी बता पाते हैं, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर या फील्ड के अंदर, वैसे ही किसी चार्ज की आप पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर। वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप बता रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अब ये फील्ड क्या होते हैं, फिर जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुभव कर रहा हो, फील कर रहा हो, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा है, और जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का को फील कर रहा हो, इसका मतलब जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक, चलिए ठीक है। अब आगे पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने के लिए इन्होंने एक उदाहरण लिया है। ठीक, कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जब आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं किसी एक चार्ज की। ठीक है ना, एक्चुअली कहें एक चार्ज की नहीं, दो चार्जेस की। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की होती है। ठीक, ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कंसीडर ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E ड्यू टू द सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ओके, फर्स्टली सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या ले लेते हैं, इन्होंने कहा कि एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है। सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या ले लेते हैं, एक चार्ज है हमारे पास Q है, ठीक, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना रहा होगा। ठीक, इस पॉइंट पर या इन सभी पॉइंट्स पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा होगा, बना रहा होगा। ठीक, और ये मान लीजिए ओरिजिन पे ये जो सोर्स चार्ज है ये कहाँ रखा है, ओरिजिन पर रखा हुआ है। ठीक, अब मानते हैं कि इमेजिन वी ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम R टू द P पॉइंट। एक R से P पॉइंट की तरफ हम क्या ले जा रहे हैं, ये Q चार्ज ले जा रहे हैं, ये वाला Q चार्ज। ठीक, ओके, ठीक, तो जब हम ले जाएंगे तो ये दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब जब आप रिपेल करेंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना,
क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। जब ये रिपेल कर रहा हूँ तो आपको एक्सटर्नल फोर्स इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स इसमें लगाना पड़ेगा। और चलिए आगे पढ़ते हैं। तो रिपल्सिव फोर्स इसमें लगेगा विद ये इन्होंने कह दिया कि ये इस फिगर में देख के हम ये समझा रहे हैं। ठीक, दिस विल हैपन इफ द क्यू एंड क्यू आर बोथ द पॉजिटिव। ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव होने चाहिए या नेगेटिव होने चाहिए। ठीक, तभी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अभी हम रिपेल का केस ले रहे हैं फिलहाल। ठीक, फॉर डेफिनेटनेस वी टेक दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, अभी सिंप्लिसिटी के लिए। तो यहाँ पर दो बातें समझने लायक है, वो ज़रूरी हैं जब आप ये डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। जब आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं तो ये दो बातें यहाँ पे ज़रूरी हैं। वो दो बातें कौन से, 2 रिमार्क्स लिखा हुआ है। ठीक, वो कौन सी दो बातें, तो लिखा है कि पहली बात ये है कि वी अज्यूम द टेस्ट चार्ज क्यू इज सो स्मॉल, ये बहुत ही स्मॉल है। जो क्यू चार्ज है डेट इज़ वेरी स्मॉल। ठीक, स्मॉल क्यों, स्मॉल इसलिए कि ये इस वाले चार्ज को डिस्टर्ब ना करे, ये अपनी ही जगह रहे। आप इस वाले चार्ज को लेके आ रहे हैं आर पॉइंट से पी पॉइंट तक, और ये जो क्यू चार्ज है वो डिस्टर्ब ना हो, इस तरीके से लेके आ रहे हैं। इसलिए लिखा है इट डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, या फिर जो वो चार्ज रखा हुआ है फिक्स्ड उसे डिस्टर्ब ना ही करे, इतना छोटा हो। जब आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको माननी है, पहली बात है ना। ओके, यही बात इन्होंने लिखी हुई है। सेकंड बात इन्होंने क्या लिखी है, लिखी है कि इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम आर टू पी, हम लोग एक फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स जस्ट इनफ टू काउंटर द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर ये अगर चार्ज है, आप इसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के इधर लेके आ रहे थे, तो उस समय पर एक फोर्स भी लग रहा होगा क्योंकि रिपेल हो रहा है ना ये। ठीक, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर लग रहा होगा इस डायरेक्शन। ठीक, और इस डायरेक्शन में आपको क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ओके, चलिए ठीक है। तो फिर ये कह रहा है कि इस तरीके से ये लगना चाहिए कि एफ एक्सटर्नल किसके बराबर हो, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो। ये कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। ठीक, ऐसा इसलिए कहा गया है, ये दोनों बराबर होंगे और अपोजिट होंगे। ठीक, जिससे क्या होगा कि जो दिस मीन्स देयर इज नो नेट फोर्स, इससे क्या होगा कि इस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लगेगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों, क्योंकि फोर्स इस पर दो लग रहा है, एक तो एक्सटर्नल जो आप लगा रहे हैं और एक इस पर एफ ही लग रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो आएंगे, क्योंकि ये दोनों हमने क्या माने हैं, बराबर माने। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो है। ठीक, क्योंकि एफ नेट ज़ीरो है तो एफ बराबर एम ए होता है न्यूटन सेकंड लॉ से, तो ए बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका ज़ीरो आ जाएगा। ठीक, तो इन्होंने ये कहा कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होना चाहिए, वो ज़ीरो होना चाहिए। ये सेकंड आपकी कंडीशन हो गई, एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए जब आप चार्ज को लेके आ रहे हैं बहुत ही क्लोजली। और जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि जो चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक, जिससे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक, ये दो कंडीशन है। अच्छा, एक और मतलब देखा जाए तो इसी में ये चीज़ लिखी हुई है, वो कंडीशन सेकंड में ही आ रही है। वो चीज़ क्या है कि जब आप क्यू को ले जा रहे हैं, लिखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द क्यू व्हेन इट इज़ ब्रॉट फ्रॉम आर टू पी क्या होना चाहिए, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, और लिखा है कि इट इज़ ब्रॉट इनफाइनाइटेसिमली स्लो कांस्टेंट स्पीड। ठीक, मतलब एक्सीलरेशन ज़ीरो है तो ऑब्वियसली वी क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। लेकिन उसने कहा कि कांस्टेंट तो है लेकिन ये बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल, ठीक है ना, वेरी स्मॉल वी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, वो इन्होंने एक्सप्लेन किया है आगे। ठीक, अगर नहीं भी किया है तो मैं बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जिससे इसमें ना आए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आ गई तो क्योंकि आप निकालना चाह रहे हैं प्योरली पोटेंशियल एनर्जी, और इसके अंदर अगर काइनेटिक एनर्जी आ गई है ले जाते समय
तो आप सारी की सारी आप यहाँ से वर्क निकाल रहे हैं ना, तो वर्क हम चाह रहे हैं कि सारा का सारा किस में मिले, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही मिले। इसलिए हम वी को क्या मान रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही स्लो, बहुत ही कम मान रहे हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्लो कांस्टेंट स्पीड में। यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इस बात को, ठीक है। और नो नेट फोर्स को भी यहाँ मार्क कर देते हैं। और Q इज सो स्मॉल, यहाँ जो ये पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ें जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आती हैं, लाइक नीट, और नीट में ये सब चीज़ें थ्योरी की चीज़ें पूछ ली जाती हैं, आईडी मेंस वगैरह में। कॉन्सेप्ट ये हमें पता होना चाहिए। चलिए ठीक है। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ऑब्वियसली जो वर्क डन आपका, जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क कर रहा है यहाँ पर, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो वर्क कर रहा है, ये अपोजिट होगा या निगेटिव होगा इस वाले फोर्स का, होगा, क्योंकि जब फोर्सेस अपोजिट हैं, ठीक है ना, तो भाई जो इनकी द्वारा जो वर्क होगा वो भी कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये चीज़ लिखिए, निगेटिव होगा, एंड गेट्स फुल्ली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी ऑफ द चार्ज Q, ठीक। तो जो वर्क हुआ, इन्होंने इस लाइन को क्यों लिखा है कि इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में जो ये दोनों जो वर्क हो रहे हैं, ठीक, वो दोनों इक्वल और अपोजिट है, ठीक। मैंने कहा कि कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से सारे की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको मिलेगी इस वर्क के वजह से। एक्सटर्नल वर्क जो आप कर रहे हैं, इसकी वजह से सारी की सारी आपको पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कौन कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी वो तो हम निकाल रहे हैं अपने तरीके से इस पर फोर्स लगा के, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट तो ये वाला ही कर रहा है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, वही तो, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग अगर ऐसे है तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, आप उसे दबा के खींच के इधर को कर दें तो उसके अंदर, उस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ऐसा ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, जस्ट लाइक स्प्रिंग, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है छोटा सा, इसे आप खींच के यहाँ पे ले आ रहे हैं, तो समझ लीजिए स्प्रिंग को और छोटा कर दे रहे हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ जाएगी, लेकिन हम इसे बहुत ही धीरे लेके आ रहे हैं, ठीक। चलिए ठीक है। एंड गेट्स फुल्ली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, ठीक। और अब ये कह रहा है कि अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, ठीक है ना, जैसे ये P पर पहुंचा, ठीक, ये P पॉइंट था यहाँ पर, ये वाला P पॉइंट था, और P पर पहुंच के आपने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी एकदम से, मतलब वो जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो तो लग रहा है ना, विल टेक द चार्ज अवे फ्रॉम द कैपिटल Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज से बहुत दूर ले जाएगा, एंड द स्टोर्ड एनर्जी एट P is used to provide the kinetic energy। यहाँ ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कह रहा है कि यदि वहाँ पर आपने छोड़ दिया तो एकदम से उसके अंदर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और वो काइनेटिक एनर्जी कौन दे रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी। जैसे ही यहाँ से आपका चार्ज छूटेगा, इधर को जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी इस सिचुएशन में, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो पोटेंशियल एनर्जी किस में जा रही होगी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। एंड इज स्टोर्ड इन एट द P इज यूज्ड टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अब वो जो स्टोर्ड एनर्जी हो काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड की जाएगी टू द चार्ज इन सच ए वे, और इस तरीके से दी जाएगी कि दोनों का जो सम है वो कैसा होगा, सेम होगा। ये बिल्कुल वही बात है जो हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में बताई कि इनका जो सम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो कि मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है, ठीक। ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड या मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक। ओके, तो अब ये कह रहा है कि भाई आप वर्क बता सकते हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स से वर्क किया, खींच के जब आप लेके आए उसे उधर साइड, इस साइड पे क्यू चार्ज की तरफ आप जब इसे खींच के लेके आए तो आपने वर्क किया P पॉइंट, ठीक। तो वो जो R से जब आप P लाए, R से जब P को इस Q चार्ज को लेके आए, ठीक, मान लीजिए P पॉइंट यहाँ है और
ये क्यू चार्ज से जब आप लेके आए तो आपने वर्क किया, वर्क फ्रॉम आर टू पी लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक। तो इंटीग्रेशन, ये तो वर्क का फॉर्मूला तो यही होता है ना, इंटीग्रेशन एफ डी आर, एफ डॉट डी आर, ठीक है, ये होता है। तो वही है कि आर से लेके कहाँ तक, पी तक आप लेके आए, ठीक। और एक्सटर्नल फोर्स और डॉट डी आर लगाते हैं, डी आर वही छोटा सा एलिमेंट है डी आर, ठीक। अच्छा, फिर क्या है कि आपको पता है कि जो एफ यहाँ पर ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है इसका मतलब ये वेक्टर है, एफ एक्सटर्नल वेक्टर बराबर क्या है, एफ इंटरनल, इंटरनल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो है, ठीक, वो नेगेटिव। तो हमने वो नेगेटिव चीज़ यहाँ पर रख दी, ठीक। तो ये यही क्या है, दिस इज द वर्क डन is against the electrostatic repulsive force and get stored in the form of the potential energy। तो कह रहे हैं कि यही जो वर्क है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया है वही सेव हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, वर्क डन ये है, ठीक है ना, वर्क डन ऐसे निकाला जाएगा, ठीक। तो यही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होगा। तो यदि अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स पता है तो ठीक है, जनरली हमें नहीं पता होता है, हमें ये जो फील्ड है उसका ही फोर्स पता होता है, ठीक। तो वो फोर्स हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे एंड वी गेट द आंसर। चलिए ठीक है, आगे क्या है, आगे लिखा है कि एट एवरी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ए पार्टिकल विद द चार्ज q possesses a certain इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सही बात है, जैसे ये जो q चार्ज है, अब जब ये q आ रहा है हर जगह इस तरीके से आ रहा है तो हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ही होगी। अगर ये r पर है तो r पर तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, r पर इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी ही होगी, ठीक। और यहाँ पर जब वो p पर पहुँच जाएगा तो भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये कह रहा है कि ये जो वर्क होता है ना, तो ये जो वर्क डन क्या करता है, इंक्रीजेज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। आपको जो ज़बरदस्ती ये वर्क डन करना पड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो, ठीक। अब देखिए डेल्टा यू इंक्रीज का मतलब, इंक्रीज अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है तो यानी डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको खुद वर्क करना पड़ता है ना तो हमेशा क्या आता है, डेल्टा यू पॉजिटिव आता है, और ठीक, और डेल्टा यू ही जो है वही क्या है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स, ठीक। यही बात लिखी हुई है कि आपने जो वर्क डन किया और वही पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज है तभी ये पॉजिटिव है, ठीक है, इंक्रीज है। और ये अमाउंट किसके बराबर होगा भाई, जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में हुआ है। आर से लेके पी तक जब ये चार्ज गया है तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वही क्या है, वही वर्क, ठीक, ठीक है। अब तो इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज द पोटेंशियल, कहाँ से कहाँ तक वर्क डन है, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक ले जा रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर नोट करने लायक बात है, नोट हियर दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट सेंस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, हैंस द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे लग रहा है, ओके, और आप चार्ज को ले जा रहे हैं भाई इस साइड पर, ठीक है, चार्ज को आप इस साइड पे, तो जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो इस साइड में, और आप चार्ज को इस साइड, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड में हो गया, तो ऑब्वियसली जो वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो निगेटिव, ठीक। इतनी बात है, चलिए ठीक है। तो यही बात है, आप चाहें तो यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे पूरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क डन बाय द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि इससे रिलेटेड दो पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं कि ये फॉर्मूला कितना इम्पोर्टेंट है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना, उसके रिगार्डिंग इन्होंने दो पॉइंट्स दिए हुए हैं।
तो therefore we can define a potential energy difference between the 2 points as the work required to be done by the external force in moving the charge without acceleration, charge from q one point to the another point in the electric field. Okay, ये बात इन्होंने लिखी हुई, इन्होंने बस यही लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, वो वर्क डन होता है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, ठीक, किसी ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, लेकिन कहाँ, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। ये बात इन्होंने कहा है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के बारे में बात चल रही है, इक्वेशन 2.2 ये फॉर्मूला ही है, ठीक है, ये रहा ये फॉर्मूला, ठीक। तो इस फॉर्मूले के बारे में ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि डिपेंड्स, जो इक्वेशन ये है इसकी जो राइट साइड है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड कर रही है। आप देख सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पर ही ये डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, यू पी माइनस यू आर, ये फाइनल है ये इनिशियल है, ठीक, ये आर से लेके आ रहे थे ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल ही तो लिखेंगे। अब आपको अगर डेल्टा यू कोई पूछे कि है क्या, भाई डेल्टा यू तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियली है, ठीक। तो वही है कि ये कह रहा है कि जो राइट साइड है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड कर रही है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ, इट्स मीन द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिपेंड्स ओनली द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्ट टेकन गॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। अब इसमें ये कह रहा है कि सर ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन लिखी है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तो इसमें ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो इन दोनों के डिफरेंस पर ही तो वर्क डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स, सो तो ये जो एक्सटर्नल, और अगर केवल कोई वर्क, अगर किसी फोर्स के अंडर वर्क हो रहा है, ठीक है, किसी फोर्स के अंडर अगर वर्क हो रहा है और वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक। कंजर्वेटिव फोर्स की ये डेफिनेशन है, यही तो लिखा हुआ, दिस इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। तो कंजर्वेटिव फोर्स का ये कैरेक्टरिस्टिक है। आपने 11th में पढ़ा है कि अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है उसके अंडर वर्क अगर हो रहा है, ठीक है, वो जो वर्क है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, ये इनिशियल है फाइनल है, उसने क्या पाथ लिया है उस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, केवल किस पर, जैसे ये पाथ है, एक पाथ ये, एक पाथ ये, एक ये, तो इस पर निर्भर नहीं करेगा, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट की आपको केवल पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत है, आप वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक, ओके। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वुड नॉट बी मीनिंगफुल फॉर द वर्क डिपेंडेंट ऑन द पाथ। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क डिपेंडेंट पाथ के लिए नहीं है, मीनिंगफुल ही नहीं है। क्या आपने कभी सुना है जैसे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैसा है, वो नॉन कंजर्वेटिव है, तो आपने इसके रिगार्डिंग कभी पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं सुनी होगी, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। फ्रिक्शनल फोर्स इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है ना, पीई इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस, नॉट डिफाइंड फॉर दिस, ओके, पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए डिफाइंड नहीं, ओके, ठीक है। तभी इन्होंने लिखा द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वुड नॉट बी मीनिंगफुल इफ द वर्क डिपेंड्स ऑन द पाथ, ओके। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो पाथ पर निर्भर करता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट, जबकि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। तो पाथ इंडिपेंडेंस जो डिपेंड ना करे वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड
कैन बी प्रूव्ड यूजिंग द कूलॉम्स लॉ। हम कूलॉम्स लॉ से ये प्रूव कर सकते हैं कि जो पाथ इंडिपेंडेंस है, इसके अंदर पाथ इंडिपेंडेंस होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से जो वर्क होता है, ठीक है। फिलहाल हम उसे यहाँ पर छोड़ रहे हैं, वी ओमिट दिस प्रूफ, हम यहाँ ये प्रूफ नहीं कर रहे, ठीक है। बट आपको यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स है वो केवल फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो फोर्स है यहाँ वो कंजर्वेटिव इन नेचर है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर अगर कोई वर्क होता है डेट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ओके, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मीनिंगफुल है, ठीक। ओके, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इक्वेशन जो वही इक्वेशन जो ये वाली लिखी हुई है, जो ऊपर जो इक्वेशन लिखी है, इसमें क्या है कि द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द फिजिकली मीनिंगफुल क्वांटिटी वर्क, ठीक। ऑब्वियसली जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। लेकिन वर्क हमने पढ़ा है कि हम वर्क करते हैं। आपने एक मीनिंगफुल क्वांटिटी से कनेक्ट कर दिया गया पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को, ठीक। यही कह रहा है कि आपने डिफाइन कर दिया पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ द फिजिकली मीनिंग, क्योंकि वर्क आप देखते हैं, कोई वर्क कर रहा है आप देख पा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कौन सा आप देख रहे हैं कि क्या पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपने एक जो फिजिकली आप देख सकते हैं क्वांटिटी, उसे एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया इस इक्वेशन से, ठीक है। तो क्लियरली द पोटेंशियल एनर्जी सो डिफाइंड इज अनडिटरमाइंड टू विद इन ए एडिटिव कांस्टेंट। ये कह रहा है कि इज अनडिटरमाइंड टू, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हम क्या करें, इज अनडिटरमाइंड टू विद इन ए एडिटिव कांस्टेंट। इसका मीन क्या है, व्हाट दिस मीन इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट फिजिकली सिग्निफिकेंट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो कहना चाह रहा है कि केवल पोटेंशियल एनर्जी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं, मतलब केवल पोटेंशियल एनर्जी को आप वर्क से कनेक्ट नहीं कर रहे, आप पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को क्या कर रहे हैं, वर्क से कनेक्ट कर रहे हैं। So this mean the actual value of the potential energy is physically not physically significant. Okay. Okay. तो क्या है कि it is only the difference of the potential energy that is significant. Only potential energy का जो difference है वही significant है। We can always add a arbitrary constant to the potential energy at every point. हम किसी भी पॉइंट पर एक कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं हर एक पोटेंशियल एनर्जी के साथ, लेकिन वो आपको हर एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी पर उतना ही कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, आप बदल नहीं सकते उस पोटेंशियल कांस्टेंट को। मतलब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे प्लस अल्फा किया, यहाँ पे प्लस अल्फा किया, तब भी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो अल्फा से अल्फा ही कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस उतना ही है, ठीक है। सो इसे हम दूसरे मीनिंग में आप ऐसे कह सकते हैं कि पुट इट डिफरेंटली, मतलब डिफरेंट अलग तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं, देयर इज ए फ्रीडम इन चूजिंग द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए कि मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मान लो, यहाँ पर हाइट मान लीजिए h हो गई, फिर एक और लेवल है, यहाँ पर हाइट कितनी हो गई, यहाँ पर 2h हो गई, यानी कि इन दोनों के बीच में जो हाइट होगी वो भी h ही होगी। क्लियर है, इतनी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, U1 अगर हम बात करें तो वो क्या है, U1 डेट इज जीरो, ठीक है। और U2 अगर हम देखें तो कितना है, mgh है, क्योंकि h हाइट ऊपर है। और U3 अगर हम देखें तो कितना है, mg2h है, ठीक है। मान लीजिए, और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम U2 माइनस U1 निकालें तो mgh माइनस ज़ीरो बराबर mgh आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। और अगर हम U3 माइनस U2 निकालें तो क्या आएगा, 2mgh माइनस mgh इज इक्वल टू जीरो, ओ सॉरी mgh। तो यहाँ पर बात ये कहना चाह रहा है कि
कि लिखा है कि देयर इज ए फ्रीडम टू चूजिंग द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। आप पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी जीरो ले सकते हैं किसी भी जगह, उससे इस फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, तो इस एग्जांपल में समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसी चीज़ में हम क्या करते हैं, यदि अगर हम इसी एग्जांपल को लें और इस बार हम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ लें, पोटेंशियल एनर्जी का जो जीरो है वो हम ले लेते हैं यहाँ पर। इस बार हमने पोटेंशियल एनर्जी का जीरो कहाँ लिया, यहाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यू, इस बार U2 क्या आया, वो ज़ीरो आएगा, राइट। U2 क्या आ जाएगा, ज़ीरो। U1 क्या आएगा, क्योंकि नीचे जा रहा है, लेवल से नीचे जाते हैं हम लिखेंगे -mgh। फिर यहाँ से लेवल से ऊपर, क्योंकि आपने इसे ओरिजिन माना हुआ है ना इस वाले लेवल को, तो U3 क्या हो जाएगा, mg, और हाइट कितना गए आप यहाँ से, हम h हाइट गए, तो h। अब यहाँ पर जरा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना, Q2 माइनस U1 अगर आप निकालें तो जीरो माइनस ऑफ माइनस mgh कितना आ रहा है, mgh ही आ रहा है अभी भी, ओके। और अगर हम निकालें U3 माइनस U2 डेट इज mgh माइनस ज़ीरो डेट इज mgh। आप यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हैं, पहले भी mgh आ रहा था, U2 माइनस U1 और U3 माइनस U2, अभी भी वही है, देखिए, ठीक, पहले और अभी भी वही चीज़ है। तो यही कह रहा है कि आपके पास एक चॉइस हो जाती है कि आप क्या कर सकते हैं कि चूजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कहीं भी आप चूज़ कर सकते हैं, तो यू हैव फ्रीडम, ठीक, जहाँ डिफरेंस की बात आ जाए, ठीक, ओके। एक कन्वीनियंट चॉइस टू, एक हम कन्वीनियंट चॉइस ले लेते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखा जाए, कि देयर इज ए फ्रीडम टू चूजिंग द पोटेंशियल एनर्जी एट ज़ीरो। जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आप ज़ीरो लेना चाहते हैं, यू आर इंडिपेंडेंट, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक। एक कन्वीनियंट, जो हम कन्वीनियंट चॉइस हम लेते हैं, जो जनरली हम चूज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का ज़ीरो, वो कहाँ चूज़ करते हैं, एट इन्फिनिटी पर हम वो चीज़ चूज़ करते हैं, ठीक। तो इन्होंने कहा कि आर को इन्फिनिटी अगर पॉइंट मान लें तो हम लिखेंगे इन्फिनिटी से पी तक, इन्फिनिटी से पी तक ले जाने में जो वर्क हुआ है वो यू पी, मतलब फाइनल टू इनिशियल, और जो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर आपने ज़ीरो मानी है, तभी तो ज़ीरो कहा है ना। अब आप मान रहे हो उसे ज़ीरो, तो ज़ीरो, तो आपने एक डेफिनेट पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पर डेफिनेशन बना ली है। लेकिन ये डेफिनेशन तभी, आप यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि जो वर्क है वो किसके बराबर आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं, किसके बराबर आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ रहा है। लेकिन जब भी आप किसी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखें, ठीक, तो आपको वहाँ ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने जो जो इसका रेफरेंस पॉइंट है, या फिर जो आपने पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे ज़ीरो मानी है ना, वो पॉइंट कौन सा है, क्या आपने वो इन्फिनिटी पर माना है, क्या आपने वो ज़ीरो पर माना है, या कहाँ माना है। पोटेंशियल एनर्जी आपने इन्फिनिटी पर ज़ीरो मानी ना, आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर ज़ीरो है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है पी पर, वो किसके बराबर आ गई, वो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी आ, ठीक, वही चीज़ है। तो यही है कि इक्वेशन ये जो हमारे पास आई है 2.3 आपको प्रोवाइड कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रही है, जबकि हम ऊपर क्या पढ़ रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, ओके। एनर्जी ऑफ द चार्ज क्यू एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज क्यू एट ए पॉइंट कैसे डिफाइन किया जा रहा है, एट ए पॉइंट इज क्या है, इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स, ओके, इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इस बार हमने बोला कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक अगर जो वर्क किया जा रहा है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है, वही पोटेंशियल एनर्जी पी पर है। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन कर दिया, लेकिन एक्चुअली ये है क्या, एक्चुअली है ये यू पी माइनस यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ओके। समरी क्या है भाई, समरी ये है यहाँ पर कि मतलब अगर मैं कुछ बातों में, जब आप लेके आ रहे हैं उसे चार्ज को,
तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है। क्या है? एफ एक्शनल क्या है? वो ज़ीरो, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन बहुत ही स्मॉल है, जिसकी वजह से कोई भी इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही है, नो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, वेरी स्मॉल आपको इंडिकेट कर रहा है नो काइनेटिक एनर्जी, जिससे हम प्योरली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकें, नो काइनेटिक एनर्जी। ओके, फिर इसके बाद हमने इसका पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन तो हम निकाल ही सकते हैं। हम आर से पी ले जा रहे थे और एक्शनल था इनटू डी आर था। आपको ये भी बताया गया था एक्शनल फोर्स जब ले जा रहे हैं तो वो इक्वल है जिस किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स बन रहा है उसके लिए, तो जिस वजह से नेट फोर्स ज़ीरो आ रहा था। तो ये हो गया। और बाकी इसके बाद हमने देखा कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है। हमने डिफाइन किया उस चीज़ को, ठीक। और फिर हमने कहा कि अगर आपको केवल किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, जैसे पी पॉइंट पर चार्ज आ चुका है तो और क्यू चार्ज यहाँ है, तो इन दोनों इस पूरे सिस्टम के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो उस पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमने कहा कि ठीक है, आप इन्फिनिटी से पी तक इस चार्ज को ले आइए। ठीक है, ओके। वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट द पी, क्योंकि इन्फिनिटी पर तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। ठीक है, तो इतनी बातें। और यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट की भी बात हुई थी। रेफरेंस पॉइंट आप जब भी आप किसी केवल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो, यू हैव टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट, वेयर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, वेयर पी इज ज़ीरो। ओके, तो ये चीज़। तो चलिए, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक, क्योंकि बच्चों की काफ़ी मांग होती है कि जो NCERT है, अदर सब्जेक्ट्स की तो मिल जाती हैं लेकिन फिजिक्स की लाइन बाय लाइन बहुत ही कम लोग समझाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, बाकी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।